नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी परख सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। परख। सफ़र की थकान से बदन टूट रहा था। रात भर के जागने के कारण पलकें मुंदी जा रही थी। पर ये दोनों बहनें सोने दे तब ना, पता नहीं कहाँ की बातें लेकर बैठी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वैसे तो मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर चर्चा में अपना नाम बार बार आए तो कोई कहाँ तक अनसुना कर दे। जीजी, मौसी कह रही थी, लड़की को ठीक से खिलाते पिलाते नहीं क्या? एकदम सूखा छुहारा हो रही है। नहीं तो इस उम्र में लड़कियां कैसी गदराए आम सी होती हैं। अब खाना तो हम सब लोग खा रहे हैं, वही सीमा भी खा रही है, अम्मा ने उसांस भर कर कहा। पर उसके शरीर को लगता ही नहीं तो हम क्या करें। एक तो उसकी नौकरी भी जानलेवा है। सुबह की गई शाम को लौटती है। रोज़ 5-7 मील का आना जाना है। स्कूटी पे जाती है। गर्मी, सर्दी, बरसात सब सहना पड़ता है। तभी ना उसका रंग ऐसा काला पड़ गया है। मेरी मानो तो उसकी नौकरी छुड़वा दो। देखो 5-7 महीने में ही कैसी रंगत निखर आती है। नौकरी कैसे छुड़वा दूँ? ये 2-4 जो ढंग के कपड़े उसके बदन पे नज़र आ रहे हैं वो उसकी नौकरी के बदौलत ही तो है। नहीं तो बेचारी कॉलेज तक में फटे हाल जाया करती थी। तुमने देखा तो है। क्यों दोनों भाई मिलकर बहन को पहना ओढ़ा नहीं सकते क्या? खाना खिला रहे हैं, यही बहुत है। क्या बात करती हो जीजी? अगर ऐसा हाल है तो दान दहेज क्या देंगे? तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मान लो तुम्हारे कहने पे मैं कहीं बात चलाऊं और वो लेन देन के नाम पर हाथ ऊंचा कर दे तो मेरी नाक तो कट जाएगी। अब मैं तुमसे घर की बात क्या कहूँ शकून। बहुएं तो खैर पराए घर से ही आती है। उनमें मोह माया न हो तो समझ में आता है, लेकिन अपने पेट जाए ही पराये का ऐसा व्यवहार करते हैं तो बड़ा जी दुखता है। तेरे जीजा जी की तब बहुत याद आती है। बातचीत अब दूसरे ट्रैक पर चली गई थी। अम्मा बहुओं का रोना लेकर बैठ गई थी। इस अंतहीन रामायण में मुझे कोई रुचि नहीं थी। रोज़ ही सुनती हूँ। सुन सुनकर कान पक गए हैं, इसलिए मेरे कान अपने आप ही बंद हो गए। कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सो कर उठी तो अच्छी खासी शाम हो रही थी। कमरा एकदम खाली था। बाहर आकर देखा तो अम्मा बरामदे में बैठी माला फेर रही थी। किचन में मौसी शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने भीतर जाकर कहा, मौसी एक आध गैस खाली है क्या? मैं अपने लिए चाय बना लूँ? मैं हूँ ना, तू क्यों बनाएगी? फिर गैस पर चाय चढ़ाते हुए बोली, सीमा तुम वो वाली क्रीम क्यों नहीं लगाती? अरे अच्छा सा नाम है, अब याद ही नहीं आ रहा है। मेरी ननद की बेटी है ना कुमुद, तेरी तरह सांवली थी। बस 6 महीने वह क्रीम लगाई होगी, एकदम मैदे की लोई की तरह निकल आई। अरे वाह, तब तो कुमुद अरे वाह तब तो कुमुद को उस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए। अब तो लोग नगद नारायण देखते हैं, ये कौन सी नई बात है? दान दहेज तो जमाने से चला आ रहा है। तब तो माँ बाप एक बार देकर छुट्टी पा जाते थे, पर आजकल लोगों को परमानेंट दहेज चाहिए, यानी कि नौकरी। लड़के वाले आजकल लड़की का रूप रंग नहीं देखते, वे पूछते हैं नौकरी परमानेंट है कि टेम्परेरी, सरकारी है कि प्राइवेट। आपकी बिटिया डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है या बैंक में नौकर है?
तो लोग ये नहीं पूछेंगे लड़की गोरी है कि काली, लंबी है कि नाटी। वे उसका वेतनमान पूछेंगे, बैंक बैलेंस जानना चाहेंगे। तू भी तो नौकरी कर रही है, तेरी नौकरी पर क्यों नहीं रिझा कोई अब तक? रिझने लायक नौकरी तो हो मौसी, एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। जितने पर दस्तखत करती हूँ उसका 3/4 हाथ में आता है। वह भी इतना कम है कि बताते हुए शर्म आती है। मुझसे ज़्यादा वेतन तो सरकारी स्कूल का चपरासी पाता है। तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिली भी थी, पर उसकी पोस्टिंग अक्सर गांव में मिलती है और मुझे वहां कोई भेजने के लिए तैयार नहीं था। तो अपनी अम्मा को साथ ले जाती ना। कौन उसे यहाँ फूलों से तौल रहा है? अम्मा जरा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। कहती है पूरे घर में यही एक कमरा है अपना, यहाँ से चली जाऊंगी तो वह भी छिन जाएगा। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो क्या मैं बरामदे में सोऊंगी? अच्छा हुआ उसी समय मौसा जी की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और यह अप्रिय विषय समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त कहाँ हुआ। चाय की टेबल पर मौसी ने फिर वही बात छेड़ दी। आपके पास इतने लड़के काम करते हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो ना। जीजी बेचारी की नींद उड़ गई। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो रसोई से अच्छी खुशबू आ रही है। वहाँ पहुँच गई। कहा, मौसी क्या बना रही हो? पूरा घर महक रहा है। ए सीमा, तुझे दुहाजू चलेगा? एक क्षण को मुझे लगा वो नाश्ते के बारे में पूछ रही है। उनकी बात समझने में मुझे वक्त लगा। खींच कर कहा, मौसी तुम रात भर क्या मेरे बारे में ही सोच रही थी? सच कह रही है तू। रात भर नींद नहीं आई, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मेरा एक दिन में यह हाल हो गया तो जीजी कितनी परेशान होगी। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। देख सीमा, अब तू 28 पार कर चुकी है। इस उम्र का कोरा दूल्हा कहाँ मिलेगा? आजकल के लड़के 20-22 साल में नौकरी करने लग जाते हैं। उन्हें 2-4 साल भी रोकना मुश्किल होता है। लड़की वाले प्राण खा जाते हैं। 26 के बाद तो कुंवारा लड़का मिलना मुश्किल होता है। मौसी, मुझे ज़रा भी विश्वास रहता कि इस माँ इस मिशन के लिए आई है तो मैं अपनी छुट्टी बर्बाद नहीं करती। मुझसे बोली, शकुन से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। सोचा माँ की इतनी सी इच्छा पूरी न कर सकी तो मेरे नौकरी करने का फ़ायदा क्या हुआ। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आकर प्रपंच रचने वाली हैं। प्रपंच रचना पड़ता है बेटा। कुंवारी लड़की घर में हो तो माँ बाप की भूख प्यास उड़ जाती है। खैर वो बात जाने दे, तू मेरी बात का जवाब दे। तुझे दुहाजू चलेगा? मुझे चुप देख कर बोली, देख बेटा, अपनी उम्र ज़्यादा हो जाए तो थोड़े समझौते करने पड़ते हैं। समझौते हम ही क्यों करें? ऐसी बात नहीं है, वे लोग भी करते हैं। दूसरी शादी होती है तो वे लोग न रंग रूप देखते हैं न दान दहेज मांगते हैं। हाँ, उन्हें तो एक अदद बीवी चाहिए और बच्चे हों तो उनके लिए एक आया। मैंने व्यंग किया पर मौसी ने सिर्फ मेरे शब्द सुने, शब्दों के धार को महसूस नहीं किया। बोले, बच्चे तो हैं पर वे नानी के पास हैं। तुम नहीं चाहोगी तो नहीं आएंगे। मतलब? तुमने सुपात्र खोज भी लिया है? मेरी आंखें तो आश्चर्य से फैल ही गई। क्या करूं रे, जीजी का दुख देखा नहीं गया। ऐसे खोजने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मेरे रिश्ते का देवर है, कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है, 2 बच्चे हैं। अभी 6 महीना पहले ही पत्नी का देहांत हुआ है। पीलिया हो गया था।
और इतनी जल्दी जनाब घोड़ी पर चढ़ने के लिए फिर से तैयार हो गए? यह हिंदुस्तान है लाडो, यहाँ तो शमशान में ही प्रस्ताव आने चालू हो जाते हैं। एक की बेटी मरती है तो दूसरे की बेटी का घर बस जाता है। वाह, क्या बढ़िया सिस्टम है। मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था, पर देखा दोपहर लंच पर साहब बहादुर आमंत्रित हैं। रविवार था इसलिए मौसा जी भी घर पर थे। परिचय के बाद उसने मुझे इस तरह ऊपर से नीचे देखा कि मुझे झुरझुरी हो आई। कुछ लोग नारी देह को नज़रों से इस तरह तौलते हैं कि उबकाई आने लगती है। जिस भी कंपनी में ये सज्जन होंगे वहाँ की महिला कर्मचारियों की तो शामत आती होगी। मैंने नकारात्मक ऊर्जा के बारे में सुना भर था, आज प्रत्यक्ष अनुभव किया। वहाँ 10 मिनट बैठना भी मेरे लिए कठिन हो गया। एक्सक्यूज़ मी कहते हुए मैं वहाँ से उठी और भीतर चली गई। देखा अम्मा दरवाजे से लगी खड़ी हैं। मेरे पीछे पीछे वो भी कमरे तक चली आई। बोली, लड़का अच्छा है ना? तुम्हें ये लड़का नज़र आ रहा है? धीरे बोल भवानी, एकदम भोपू सा बजा देती है। अम्मा ने डपट कर कहा तो मैं चुप हो गई। पल भर बाद अम्मा को एहसास हुआ वे भी ऊंची आवाज़ में बोल रही हैं। अपनी आवाज़ को यथाशक्ति धीमा करके बोली, इन्नू, अब तू भी तो 16 की नहीं रह गई है, तेरे लायक ही तो ढूंढना पड़ेगा। बेचारी सकून, मेरी परेशानी उसी ने समझी है, नायक जी के पीछे ही पड़ गई। अपने भाई को मनाओ, इतना कौन करता है बता। अम्मा, मुझे जरा भी इल्म होता इस पुण्य कार्य के लिए तुम यहाँ आना चाहती हो, मैं यहाँ हरगिज ना आती। तुम्हारी बहन और बहनों ने बहुत मेहनत की है, मैं मानती हूँ, पर मुझे ये आदमी जरा भी अच्छा नहीं लगा। कह देती हूँ। अम्मा एकदम से भड़क गई। अब तेरे लिए मैं राजकुमार कहाँ से लाऊं? गांठ में एक ढेला नहीं है, सिर पर बाप का साया नहीं है, भाई लोग कान में रुई दिए बैठे हैं, और लाडो के नखरे देखो, किस बलबूते पर इतना भाव खा रही हो। जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने अपनी बात कह दी है बस, और शकुन को क्या जवाब दूंगी मैं? वह मेरा सिर दर्द नहीं है, मैंने कहा और मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी मौसी हुलसते हुए कमरे में आई। सीमा, खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाना। अब तैयार किस लिए होना है मौसी? मैं जैसी भी हूँ उन्होंने देख लिया है। देख तो लिया है रे, पर मैं सोच रही थी तुम लोग साथ में थोड़ा घूम फिर लो, एक दूसरे को समझ लो। मौसी, हर किसी के साथ मेरा घूमने की आदत नहीं है। हर किसी के साथ हम भी तुझे नहीं भेजेंगे लाडो। पर उसने हाँ कर दी है, तभी मैंने घूमने का प्रस्ताव रखा है। अपने पास और समय भी तो नहीं है, आज शाम को तुझे चले ही जाना है। इसीलिए मैंने प्रवीण से कहा, जो कुछ भी फैसला है अभी बता दो। आज रात की गाड़ी से ये लोग वापस जा रहे हैं। तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उनके हाँ कहने से क्या होता है मौसी, कुछ मैंने अपनी बात पूरी भी ना कर पाई कि अम्मा ने मेरी हाथ इतने ज़ोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सोच लिया यहाँ तमाशा करना बेकार है, घर जाकर चुपचाप मौसी को फ़ोन कर दूँगी। मौसी ने मेरे सामने साड़ियों का अंबार लगा दिया। मैचिंग ब्लाउज़ का बहाना करके मैंने निरस्त कर दी। कहा, मेरे पास भी 1-2 ढंग की साड़ियाँ हैं, उन्हीं में से पसंद करके पहन लूँगी। साड़ियाँ तो मैंने लौटा दी, पर मौसी का डायमंड का सेट तो मुझे पहनना ही पड़ा। थोड़ा बहुत मेकअप भी करना पड़ा। मौसी को अपनी बहू की बार बार याद आ रही थी। सुबह यहाँ होती तो इतने अच्छे ढंग से सजाती कि बस मैं तैयार होकर बाहर आई तो मौसी और अम्मा मुझे मुग्ध भाव से निहार रही थी। प्रवीण, मौसी ने देवर को आदेश दिया, इसे संभाल कर ले जाना और मॉल ज़रूर दिखा लेना।
इनके शहर में अभी बना नहीं है। घर के बाहर मारुति 800 खड़ी थी। सब लोग हमें गेट तक छोड़ने आए। मौसा जी भी। ऐसा लगा जैसे मैं आज ही विदा हो रही हूँ। मौसी की हिदायतें खत्म ही नहीं हो रही थी और अम्मा की आंखें डबडबा आई थी। अम्मा की डबडबाई आंखें दूर तक मेरा पीछा करती रहीं। सच तो यह था कि अम्मा के लिए ही मैं इस सैर के लिए राजी हुई थी। मौसी के सामने मैं उनकी हेठी नहीं करना चाहती थी। घंटे 2 घंटे का सवाल था, फिर रात को तो निकलना ही था। घर पहुंचकर मौसी को फ़ोन कर दूंगी और बात खत्म। ठीक से बैठो, बगल से आवाज़ आई। जी, मैंने कहा ठीक से बैठो। दरवाजे से लग कर बैठी हो, गिर गई तो भाभी मुझे खा जाएगी। क्यों, गाड़ी का लॉक ठीक नहीं है क्या? लॉक वाक सब ठीक है। नई नकोर गाड़ी है, चाक चौबंद है, सब कुछ ठीक है, पर ढंग से बैठने में क्या है? वो जितना चाहते थे उतना ठीक से तो मैं नहीं बैठ पाई, पर हाँ, थोड़ा सरक आई। कुछ समय मौन बीता। मैं खिड़की के पार देखती रही। बड़ी बड़ी इमारतें, झुग्गी झोपड़ियाँ सब एक एक करके आँखों से गुजरते गए। फिर थोड़े विरल होते होते एकदम से ओझल हो गए। रास्ते के दोनों ओर खेत ही खेत नजर आ रहे थे। मॉल क्या शहर से बहुत दूर है? शहर के एकदम बीचों बीच है। हार्ट ऑफ सिटी। ये तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए शहर से बाहर ले आया। सोचा थोड़ा लॉन्ग ड्राइव हो जाए। इतनी धूप में तो कौन सा पैदल चल रही हो? गाड़ी में बैठी हो, जरा आसपास के नज़ारों का आनंद लो। देखिए, मैं छोटे शहर की लड़की हूँ। मैंने खेत खलिहान, जंगल पहाड़ खूब देखे हैं। बस वह मॉल दिखा दीजिए। वैसे भी इतनी धूप में घूमने में कोई मज़ा नहीं है। गाड़ी में एसी लगा होता तो और बात थी। यह तीर निशाने पर लगा। मौका मिलते ही उन्होंने यू टर्न लिया और गाड़ी शहर की ओर मोड़ ली। चाय वाय तो नहीं पीनी है? ना, अभी तो खाना खाकर आ रहे हैं। तुम तो सिर्फ मॉल देखोगी, है ना? जाहिर था वे नाराज़ हो गए थे बेचारे। इसके बाद रास्ते में उन्होंने कोई बात नहीं की, सीधे मॉल पर आकर गाड़ी रोकी। अंडरग्राउंड में गाड़ी पार करके हम ऊपर आए तो लगा जैसे सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया है। बहुत भीड़ है ना? आज संडे है ना? लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। कुछ खरीदना है? ना, बस देखना है। चलो ऊपर चलते हैं। वे मेरा हाथ पकड़कर एस्केलेटर के पास गए। इसे एस्केलेटर कहते हैं। मालूम है, मैंने हौले से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। बड़ी दीदी मुंबई में है, वहाँ अक्सर जाते रहती हूँ। फिर तो मॉल भी देखे होंगे? मुंबई में तो दर्जनों हैं। फिर यहाँ आने की क्या अर्जेंसी थी? मौसी की इच्छा थी। और सुनिए, मैं एस्केलेटर से नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। रही ना वही छोटे शहर वाली। अरे, डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं ना। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पागल, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मर जाएंगे हम। चलो लिफ्ट से चलते हैं। वहाँ लंबी लाइन थी। बड़ी देर बाद नंबर आया। जब भी लिफ्ट रुकती मैं उतरने का उपक्रम करती और वे मुझे रोक लेते। आखिरकार सबसे आखिरी मंजिल में हम लोग बाहर निकले। यहाँ एकदम शांत था। सारा शोर शराबा, सारी भीड़ नीचे छूट गई थी। ये मल्टीप्लेक्स है, यहाँ 4 पिक्चरें एक साथ चलती है। खैर, तुमने मुंबई में देखा ही होगा। कौन सी पिक्चर देखोगी? हे भगवान, इस शख्स के साथ 3 घंटे अंधेरे में बैठना होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो देर है, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। स्टॉल की ओर जाते हुए उन्होंने फिर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने भी
धीरे से छुड़ा लिया, पर इस बार वे चुप नहीं रह सके। तुम तो एकदम टच में नॉट हुए जा रही हो, तो आपने क्या समझा था? इजीली अवेलेबल हो जाऊंगी, पर प्रगट में इतना ही कहा। छोटे शहर की हूँ ना, उतना बोल्ड नहीं हो सकती। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मौसी ने पूरा बायोडेटा बताया तो होगा। हाँ, 28 कह रही थी, पर 30 समझ लो, क्योंकि लड़की वाले अक्सर 2-4 साल घटाकर ही बताते हैं। तो क्या इतने दिनों तक अनछुई ही रही आई हो? कोई अफेयर नहीं हुआ? मेरा पूरा शरीर जैसे सुलग उठा, पर मैंने संयम से काम लिया और कहा, अफेयर के लिए मौका ही नहीं मिला। घर में माँ का हिटलरी अनुशासन था। कॉलेज और स्कूल में भी कोएड में पढ़ाई नहीं हुई। अभी जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ भी महिला राज ही है। एक क्लर्क, एक टीचर, एक चपरासी, इसी तरह के अफेयर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, तुम जो पिक्चर देखना चाहती हो उसका टिकट ले लो, मैं अभी आया। उन्होंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा। पैसे है मेरे पास, मैंने पर्स झुलाते हुए कहा। सोच लो, मल्टीप्लेक्स का टिकट है, उन्होंने कहा। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्होंने कोई बहस नहीं की, सीधे अपने गंतव्य की ओर चले गए। कि लिफ्ट आकर रुकी। इक्का दुक्का लोगों के उतरते ही मैं पलक झपकते ही उसमें सवार हो गई और सीधे भूतल पर जाकर उतरी और उतरते ही बदहवास से दौड़ते हुए बाहर आ गई। मॉल में आते हुए मैंने देखा था कि बाहर कतारबद्ध ऑटो रिक्शा खड़े हुए थे। उन्हीं में से एक में धम्म से जाकर मैं बैठ गई। मौसी का पता मुँह ज़बानी याद था। ड्राइवर को बताने के बाद मैंने पीछे सिर टिकाकर ज्यों आंखें बंद की, घर पहुंचकर ही खोली। सब लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर मौसी मुझसे भी ज़्यादा बदहवास हो गई। अरे, तू रिक्शे में आई है, वह भी अकेली? प्रवीण कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई क्या? और तेरे चेहरे पर ये हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? अरे, उसे सांस तो लेने दो, एकदम शुरू हो जाती हो, मौसा जी ने डांट लगाई। तब जाकर मौसी चुप हुई। बैठो बेटा, थोड़ा सुस्ता लो, फिर इत्मीनान से बताना, मौसा जी ने प्यार से कहा। दरअसल मौसा जी वो क्या हुआ कि मैं एक दुकान पर खड़ी कुछ देख रही थी, पता ही नहीं चला भीड़ में हम लोग कब छिटक गए। पर तेरे पास मोबाइल था ना? पर मौसी, उनका नंबर मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर मैंने ढूंढने की कोशिश की, फिर सोचा इससे तो घर लौट जाना ही ठीक है। बहुत अच्छा किया बेटा, मौसा जी बोले। पर ये बताओ, ये मॉल में जाने का आइडिया किसका था? मौसी ने सिर झुका लिया। कमाल करती हो तुम भी, पता नहीं आज संडे है, पूरा शहर वहाँ टूट पड़ता है, वहीं घूमेंगे वहीं शॉपिंग। अजीब पागलपन सवार है लोगों पर। शकुन, मेरा फ़ोन देना ज़रा, प्रवीण को बता दूं कि वो घर आ गई है, नहीं तो बेचारा वहाँ हलकान होता रहेगा। मैं कमरे में चली आई और कपड़े बदल कर लेट गई। मन में अजीब सी धुकधुकी हो रही थी। मैंने एक एडवेंचर तो कर लिया था, पर अभी उसका परिणाम आना शेष था। मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 1 घंटे के अंदर ही मौसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। जीजी, जरा बाहर आना। अम्मा कमरे में लौट कर आई। चेहरा बेहद उतरा हुआ है। बोली, लगता है तू मुझे चैन से मरने नहीं देगी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है? लड़के ने मना कर दिया। कह रहा था लड़की निपट गंवार और बौड़म है, कहीं से नहीं लगता कि एमए पास है, न उठने बैठने का शऊर है, न बात करने का। पढ़ लिख कर यही कमाया है तुमने कि लोग तुम्हें गंवार कहें? माँ अनवरत बोले चली जा रही थी कि अचानक उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी, जहाँ हताशा का कोई चिन्ह नहीं था। चिढ़कर बोली, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना? तुम्हारे तो मन की हो गई है। इतना अच्छा घर वर मिल रहा था, पर भाग्य में हो तब ना। अम्मा का दुख देखकर
दुख जरूर हो रहा था, पर अम्मा सच कह रही थी। मेरी तो मन की हो गई थी। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी परख सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।